अपन मौर्य उत्तर काल की चर्चा कर रहे थे। मौर्य उत्तर काल, और इस मौर्य उत्तर काल की हमने राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक संरचना को समझा था। अब आज हमको इसका देखना है, इसका आर्थिक या अर्थव्यवस्था। आर्थिक, मौर्य उत्तर काल की आर्थिक संरचना कह लो या आर्थिक व्यवस्था कह लो, ये बहुत महत्वपूर्ण है मौर्य उत्तर काल की। क्योंकि देखो पहले ही बताया कि ये मौर्य उत्तर काल भारतीय आर्थिक दृष्टि से हम स्वर्ण काल कह सकते हैं। स्वर्ण काल, भारत में इकोनॉमिक दृष्टि से इतनी समृद्धि फिर कभी प्राप्त नहीं होगी। देखो मौर्य काल में जितना बड़ा हमारा राजनीतिक क्षेत्र था, मतलब जितना बड़ा भारत था मौर्य काल में, उतना दोबारा कभी नहीं बनेगा, कम ही होगा उससे। भारत का आर्थिक रूप से जितनी संपन्नता मौर्योत्तर काल में आती है वो कभी नहीं आएगी। जिसको आप कहते हैं ना कि भारत सोने की चिड़िया, यही वो टाइम पीरियड है। इसके बाद तो स्थिति खराब होते होते खराब ही होगी। मुगल काल में स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार जरूर होगा, लेकिन वो भी फिर पूरा भारत नहीं होगा। फिर वो क्या है, अलग अलग साम्राज्य हो जाएंगे कि साउथ का अलग, नॉर्थ का अलग। यही वो टाइम पीरियड है जहां पे नॉर्थ से लेके साउथ, पूरा उत्तर दक्षिण पैसा ही पैसा था भारत में। आर्थिक संपन्नता का चरम बिंदु है। भारत का जो सुपर पावर है, इकोनॉमिक सुपर पावर है, कुछ भी कह लो, यही वो टाइम पीरियड है जब हमारे पास सबसे ज्यादा आर्थिक संपन्नता दिखाई देती है। तो देखो इसमें हम अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों को देखते हैं कि कृषि में क्या हुआ, उद्योग में क्या हुआ, व्यापार वाणिज्य में क्या हुआ। अलग अलग जगह हमको देखना पड़ेगा कि क्या स्थिति थी। ठीक है, तो देखो अर्थव्यवस्था में हम सबसे पहले देखते हैं कृषि की बात। कृषि, देखो कृषि में बोलेंगे कि कृषि क्षेत्र का विस्तार होता है। मौर्य काल से ही विस्तार होता है और यह अभी विस्तार अपने चरम बिंदु पर पहुंचेगा। और यहां पर क्या है, जिसको कहना चाहिए कि विभिन्न फसलों, नई फसलों की खेती हो रही है। विभिन्न फसलों की खेती, अभी तो हम तो केवल धान उगा रहे थे, लेकिन अब क्या है, हम धान के साथ साथ गन्ने, कपास, गेहूं, जौ, मसाले, सबकी खेती हो रही है। विभिन्न फसलों मतलब गेहूं, गन्ना, मसाला और अन्य फसलों की खेती हो रही। पहले केवल धान पर फोकस था, अब अन्य फसलों का भी उत्पादन किया जाने लगा। दूसरा, साहित्य है इस काल का, जो साहित्य में कृषक कुटुंबी जीवन एवं कृषि कर्म को बढ़ावा देने, कृषक कुटुंबी जीवन एवं कृषक कार्य को बढ़ावा, मतलब समझ रहे हो, उस काल का जो साहित्य है वो एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रहा है। एक एग्रीकल्चर की भाई किसान कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक एग्रीकल्चर की वर्क लाइफ क्या है, उसका पारिवारिक जीवन क्या है, पूरा परिवार मिलकर खेती कर रहा है। और खेती को एक पवित्र काम से जोड़ दिया गया है कि तुम अन्नदाता हो और अन्न तो ब्रह्म है, तो तुम समझ लो कितने महत्वपूर्ण हो। तो खेती को बहुत बढ़ावा दिया गया है इस काल के साहित्य में। पूरा आगे काल का जो साहित्य, कृषि को बहुत महत्ता ही दी जाएगी, क्योंकि अन्न है जब तक ही मानव अस्तित्व है। तो यहां पर कृषि को भी अत्यधिक महत्ता दी गई। अब देखो इस कृषि विस्तार और इस कृषि में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो गया, और कृषि के इतने विकास के कुछ कारण बताए गए हैं। पहला कारण तो इसमें यह बताया गया है कि देखो इस काल में सिंचाई के साधनों का विस्तार होता है। सिंचाई के साधनों का विस्तार, सिंचाई के साधनों का विस्तार होता है। सिंचाई के साधन मतलब फिर वो क्या है, तालाब, जलाशय, तालाब, जलाशय, कुओं, इन सब का निर्माण। और देखो ये सब ना केवल राज्य द्वारा, बल्कि निजी लोग भी बनवा रहे हैं। राज्य भी बनवा रहे हैं और निजी लोग भी बनवा रहे हैं। आम आदमी क्यों बनाएगा, क्योंकि इसको इनने क्या बोल दिया, धार्मिक कार्य बोल दिया।
कि भैया सिंचाई की व्यवस्था करना व्यापारियों का भी कर्तव्य है, राज्य का भी कर्तव्य, कर्तव्य से जोड़ दिया, उसको धर्म कार्य बता दिया। तो जैसे आज के समय में ना सब लोग मिलकर मंदिर बना देते हैं, धर्म का कार्य हो गया है। तो इसी टाइप से ये थी। तो बड़ी मात्रा में क्या है, सिंचाई की व्यवस्था हुई। दूसरा कृषि के विस्तार का एक कारण और बताया गया है, भूमि अनुदान। भू अनुदान। और खासकर क्या है, देखो सातवाहनों ने बड़े पैमाने पर भूमि अनुदान दिया। किसको? ब्राह्मणों को दिया और बौद्धों को। और देखो ये जो भूमि दान देते थे, कोई खेती और भूमि दान नहीं देते थे। जंगल पड़ा खाली की खाली बंजर दे दिया, अब करते रहो तुम उसमें खेती। अब जमीन तो इनको फ्री में मिल गई, तो ये खेती करने के लिए नए लोगों को जोतते हैं, तो वही आदिवासियों को अपने धर्म में शामिल करते हैं। तो नई भूमि पे कृषि होगी तो स्वाभाविक सी बात क्या है, कृषि का विस्तार होगा। तीसरा, भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व की मान्यता। भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व की मान्यता। भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व की मान्यता। और देखो व्यक्तिगत स्वामित्व का समर्थन कौन करता? मनुस्मृति। मनुस्मृति में क्या कहा गया है? हिरण उसका है जिस पर हिरण का तीर, मतलब शिकार हो रहा हो तो लड़ाई होगी कि मैंने हिरण मारा, मैंने हिरण मारा, भैया तीर जिसका लगा रहेगा हिरण उसका होगा। इसी टाइप से भूमि उसकी है जो पहले हल जोतता है। भूमि उसकी है जो पहले हल जोतता है। मतलब देखो राज्य को स्वामित्व नहीं बनाया जा रहा है अभी। कई जगह राज्य को भी स्वामित्व बनाया गया, आगे चल के राजा ही मालिक बन जाएगा, लेकिन यहां पर क्या बोला जा रहा है कि भूमि का व्यक्तिगत मालिक वो व्यक्ति है जो उस भूमि को जोत रहा है, बाकी सब फालतू बात है। चौथा, इस काल में लोहे के उपकरणों का, लोहे के उपकरणों का कृषि में उपयोग होता है। लोहे के उपकरणों का कृषि में उपयोग होता है और जिससे क्या है, कृषि का विस्तार होता है। ठीक है, तो देखो ये आपको याद रखना है कि कृषि के विस्तार में ये प्रमुख कारण है। मौर्योत्तर काल कृषि की दृष्टि से भी संपन्नता का काल था और कृषि में विस्तार और संपन्नता के ये कारण हैं। ये हो गया पहला कृषि वाला पॉइंट। दूसरा आते हैं हम शिल्प उद्योग धंधों पर। इनमें क्या स्थिति हो गई है, अचानक से क्यों इतना महत्वपूर्ण हो गया है शिल्प उद्योग धंधा। शिल्प वाणिज्यिक उद्योग। शिल्प वाणिज्य उद्योग। ठीक है, देखो इस काल में अनेक टाइप के शिल्प और वस्तुओं का निर्माण करते थे, उनकी संख्या में व्यापक वृद्धि होती है। जैसे बुद्ध काल, बुद्ध काल में शिल्पियों की संख्या बताई गई है 18। मौर्य काल में, मौर्य काल में शिल्पियों की संख्या बताई गई है 24 और मौर्योत्तर काल में शिल्पियों की संख्या बताई गई है 75। समझ रहे ना, 75 टाइप के शिल्प होते थे जो सबसे ज्यादा हैं। और देखो इन शिल्पों में क्या है, सबसे पहले धातु, धातु उद्योग। धातु उद्योग में भी देखो सोने के शिल्पी अलग, सोना, चांदी और लोहा। और लोहा इस काल में कौन सा, जिस पर जंग नहीं लगती, इसकी मांग पूरी दुनिया में थी, जिस पर जंग नहीं लगती। देखो पहले बताया भारतीयों ने इस कला को सबसे पहले सीखा, यह भारतीयों का इन्वेंशन था कि उन्होंने ऐसा लोहा बना दिया जिस पर जंग नहीं लगती। तो स्वाभाविक सी बात है कि ऐसे लोहे से बनी तलवारों की मांग पूरी दुनिया में होगी। और जब तलवारों की मांग होगी तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, जैसे वर्तमान का मैन्युफैक्चर हब चाइना है, चाइना की वस्तु की मांग पूरी दुनिया में है, तो उस समय भारतीय लोहे से बनी वस्तुओं की मांग पूरी दुनिया में होगी, क्योंकि हमने ऐसी विधि, बाकी दुनिया को नहीं पता, लोहा तो खोज लिया गया है, भारत से पहले लोहा खोज लिया गया, लेकिन जंग ना लगे ऐसा लोहा पहली बार हमने खोजा। अब स्वाभाविक सी बात है कि जब तलवार खरीदने आएगा व्यक्ति तो अन्य सामानों को भी खरीदेगा, तो व्यापार वाणिज्य मतलब शिल्प उद्योग अपने चरम बिंदु पर पहुंचेंगे। तलवारों का निर्यात होता था, खासकर अफ्रीका में बहुत ज्यादा डिमांड थी।
दूसरा क्या है, वस्त्र उद्योग भी भारत का अत्यधिक विकसित था। वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग में भी क्या है, जैसे रेशमी, रेशमी वस्त्रों का केंद्र होता था बनारस। सूती वस्त्रों का केंद्र होता था मथुरा, मथुरा। और सूती वस्त्र और दो तीन जगह मिलते थे, मथुरा में, एक प्रतिष्ठान में मिलते थे, और एक अरिकमेडु, अरिक मेडु, अरिकमेडु बंदरगाह सिटी थी विशाखापट्टनम के आसपास, आप समझ सकते हो वो क्षेत्र था। ठीक है ना। तो देखो उद्योग धंधे इस काल में बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य व्यवसाय भी होते हैं जो लोकप्रिय होते हैं, जैसे गंधिक। गंधिक मतलब समझते हो, गंधिक मतलब जो इत्र का व्यापार करते हैं उनको गंधिक बोलते हैं। बढ़ई, कुम्हार आदि की चर्चा मिलती है। हाँ, और एक और हाथी दांत, इसका भी बहुत व्यापार होता था। हाथी दांत की बनी वस्तुएं, हाथी दांत की बनी वस्तुएं भी पूरी दुनिया में मांग थी। मतलब भारत का ये ट्रेडमार्क था कि हाथी दांत का जितना अच्छा सामान भारत में मिलता। तो देखो ये सब वस्तुओं का निर्माण भारत में हो रहा है। भारत दुनिया का मैन्युफैक्चर हब था। जैसे आज चाइना है, पूरी वस्तुएं बन रही हैं और पूरी दुनिया में बिक रही है। तो ये भारत उस समय चाइना था कि भारत की जो वस्तुएं पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती, पूरी दुनिया के व्यापारी चले आ रहे हैं, भारत से सामान खरीद रहे हैं और लेके जा रहे हैं। तो ये शिल्प और उद्योग अपने चरम बिंदु पर थे। ठीक है। अब देखो इसमें एक शब्द हम पहले भी पढ़ रहे हैं, श्रेणी संगठन। ये शिल्पों से जुड़े हुए हैं, इनको लेके अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्रेणी संगठन क्या होते हैं और मौर्योत्तर काल में इनकी क्या स्थिति थी। गिल्ड एसोसिएशन, श्रेणी संगठन, गिल्ड, गिल्ड्स। ठीक है। अब देखो श्रेणी संगठन को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि एक संगठित आर्थिक प्रणाली, एक संगठित आर्थिक प्रणाली जिसमें उत्पादन, व्यापार, ऋण, ऋण लेन देन, ऋण लेन देन, माल ढुलाई आदि कार्य संगठित समूहों द्वारा किया जाता है। संगठित समूहों द्वारा किया जाता है। इतने सारे कार्य संगठित समूहों द्वारा किए जाते हैं। उन्हीं के लिए एक शब्द यूज किया गया है जिसको क्या बोला, गिल्ड। इसी को सामूहिक रूप से हम बोलते हैं गिल्ड एसोसिएशन। अब देखो ये गिल्ड एसोसिएशन में हमने क्या बातें लिखी है कि इस गिल्ड एसोसिएशन के अंतर्गत एक संगठित आर्थिक प्रणाली है, इकोनॉमिक प्रणाली है, जिसमें क्या है, उत्पादन। उत्पादन में देखो हमने जितने शिल्प उद्योग देखे ना उन सब की चर्चा है। उत्पादन, लोहे का काम करने वाले लोगों का संगठन है, सुनार का काम करने वाले, लकड़ी का काम करने वाले, मिट्टी का काम करने वाले, इनका संगठन। फिर व्यापार, जो इधर से उधर चीजों को ले जा रहे हैं। ऋण लेन देन, बैंक, किसी को पैसे की जरूरत है, जैसे होता ना। अब देखो उस समय तो बैंक थे नहीं, तो तुम ये मत सोचो कि पैसे का लेन देन कैसे होता था। उस समय भी उनका एक सिस्टम चलता था ऋण लेन देन का। लोग पैसे उधार देते थे, लोग पैसे उधार लेते थे। चेक जैसी व्यवस्था होती थी कि वहां पे एक व्यापारी है, तक्षशिला में एक व्यापारी बैठा है, मथुरा में दूसरा व्यापारी बैठा है, पैसे यहां जमा करो, वहां तक अपने आप पहुंच जाएंगे। चेक सिस्टम टाइप का। तो पूरा बैंक का काम एक अलग एसोसिएशन करता था, वो अलग लोग कहलाए। माल ढुलाई, ट्रांसपोर्टेशन का काम एक अलग समूह कर रहा है।
ये सब मिलके अपना अपना एक एसोसिएशन बनाते हैं, इन्हीं को कहते हैं सामूहिक रूप से गिल्ड एसोसिएशन। और ये गिल्ड एसोसिएशन भारत की आर्थिक व्यवस्था की नींव थी। मतलब देखो इसमें आपके गिल्ड एसोसिएशन का जो समूह है, एक ग्रुप है, इसके अंदर देखो कौन कौन शामिल हो गए, शिल्पी जितने उत्पादन से जुड़े हुए हैं, आपके जितने महाजन व्यापारी जिनको कहते हैं, जो बैंक का काम कर रहे हैं, ऋण लेन देन का काम कर रहे हैं, जो माल ढुलाई का काम कर रहे हैं वो कहलाते हैं सार्थवाह, माल ढुलाई ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, और अंत में आपके व्यापारी जो वस्तुओं का व्यापार कर रहे हैं। ये सब मिलके एक गिल्ड, इनका अलग और ये सब मिलके एक गिल्ड का, इन सबको ही सामूहिक रूप से क्या कह रहे हैं, गिल्ड एसोसिएशन कह रहे हैं। और इन गिल्ड एसोसिएशन का विकास भारत में बुद्ध काल से होता है। बुद्ध काल, बुद्ध काल के बाद मौर्य काल, मौर्य काल, मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर, मौर्योत्तर के बाद गुप्त, और गुप्त के बाद गुप्तोत्तर। तो देखो यदि इस गिल्ड एसोसिएशन का ग्राफ खींचा जाए तो इस गिल्ड एसोसिएशन का ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ये ऐसा। गुप्त काल तक ये चरम बिंदु पर पहुंचते हैं, लेकिन गुप्त काल जब चली रहता है उसके बाद इनका पतन होना चालू हो जाता है, और गिल्ड एसोसिएशन का पतन होगा तो भारत इकोनॉमिक रूप से कमजोर होना चालू हो जाएगा। तो ये गिल्ड की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ये गिल्ड ही अपने लिए नियम कानून बनाता था। यदि आप इसकी भूमिका देखोगे, यदि हम इसकी भूमिका बताना चाहें गिल्ड की, गिल्ड तो समझ गए ना, श्रेणी संगठन किसको कह रहे हैं, इसकी भूमिका, रोल क्या था। तो देखो भूमिका में इसका, ये अपने लिए राजनीतिक भूमिका भी निभाती थी, राजनीतिक। और राजनीतिक भूमिका में क्या था कि श्रेणी अपनी सुरक्षा का बंदोबस्त स्वयं कर लेती थी, श्रेणी अपनी सुरक्षा की व्यवस्था, राज्य द्वारा इनको स्वायत्तता दी जाती थी। यार कोई का माइक चालू है, बंद करो। राज्य द्वारा स्वायत्तता दी जाती थी, इनके अपने निजी कानून होते थे, इनके अपने निजी कानून होते थे जिसमें राज्य का हस्तक्षेप न्यूनतम होता। मतलब देखो राजनीतिक रूप से ये अपना स्वयं को गवर्न कर रही है। आर्थिक भूमिका भी थी इनकी, आर्थिक भूमिका, आर्थिक भूमिका क्या थी, ये उत्पादन, माल ढुलाई, वित्तीय लेन देन, वित्तीय लेन देन, बिक्री, ये सब इसके नियम कानून स्वयं बनाते थे। माप तोल की इकाई, बाट की इकाई, माल ढोने का किराया कितना लगेगा, वित्तीय लेन देन कितने परसेंट पर पैसा पे ब्याज दिया जाएगा, ब्याज लिया जाएगा, एक एक चीज ये अपने हिसाब से तय करते थे। इनकी सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिका भी थी, सामाजिक सांस्कृतिक भूमिका। इन्होंने क्या है, कला का विकास एवं संरक्षण भी किया, कला का विकास एवं संरक्षण। और इसमें याद रखना कि भरूच और सांची के स्तूप के कई भाग इन श्रेणियों द्वारा बनाए गए हैं, भरूच व सांची के स्तूप के कई भाग इनके द्वारा बताए गए हैं। फिर गुप्त काल का एक अभिलेख है मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख। इस मंदसौर अभिलेख में श्रेणी संगठन द्वारा, एक श्रेष्ठी द्वारा मंदिर बनाए जाने की सूचना है, मंदिर बनाए जाने की सूचना है। और बौद्ध धर्म को तो इन्होंने बड़े पैमाने पर दान शुरू से दिया है, विहार, मठ, इन सब का निर्माण ये श्रेणी संगठनों द्वारा किया जाता है। तो देखो ये श्रेणी संगठन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी व्यापार वाणिज्य में, राज्य का ज्यादा कोई हस्तक्षेप नहीं था। और देखो यही श्रेणियां धीरे धीरे करके क्या है, जाति में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखो जैसे लोहे का काम करने वाले, उनकी एक श्रेणी है, वो लोग सब मिलके क्या है, लोहे का ही उत्पादन कर रहे हैं। और देखो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है,
बुद्ध काल से प्रारंभ हुआ है, अब ये अपने चरम पर मौर्य काल, वही लोहे में जंग नहीं लगना आई थी तो लोहार। तो अब क्या है कि जो लोहे का काम कर रहे हैं वो लोग सब एक जगह रह रहे हैं, वो सब आपस में ही सब कुछ कर रहे हैं, आपस में शादी ब्याह हो रहा है, उनका सब कुछ हो रहा है। बच्चों की शिक्षा की उनकी कोई जरूरत नहीं है भाई। लोहार का बच्चा व्याकरण सीख के क्या कर लेगा, उसको वो गुरुकुल क्यों जाएगा, व्याकरण सीख के क्या बेरोजगार रहेगा, भीख मांगेगा। तो वो तो अपने बच्चे को लोहे का काम सिखाएगा, सुनार अपने बच्चे को सोने का काम सिखाएगा, बढ़ई अपने बच्चे को बढ़ई का काम सिखाएगा। तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवसाय चल रहे थे, यही पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवसाय फिर क्या है, जो लोहे का काम कर रहे हैं तो उनका वो लोहार कहलाए, जो सोने का काम कर रहे हैं वो सोनार कहलाए। ऐसा पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत सारी जातियों की उत्पत्ति होगी। अब जाति के कहानी में नहीं जाते हैं, लेकिन आपको इन श्रेणी संगठनों की भूमिका पता होनी चाहिए। मौर्य उत्तर काल की जो आर्थिक संपन्नता का कारण था हमारा श्रेणी संगठन, गिल्ड एसोसिएशन। ठीक है, तो देखो हमने क्या है, सबसे पहले मौर्य उत्तर काल की आर्थिक व्यवस्था में कृषि देखा, कृषि के बाद शिल्प उद्योग देखा, और तीसरा काल देखते हैं व्यापार वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से भी भारत बहुत संपन्न था, और आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों में संपन्नता झलकती है। आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार दोनों में ही हमको संपन्नता दिखाई देती है। ठीक है, देखो आंतरिक व्यापार के संदर्भ में क्या बताएंगे, आंतरिक व्यापार में बताएंगे कि भारत के अंदर ही पहले तो क्या है, उत्पादन केंद्र थे बहुत, उत्पादन केंद्र, वही मथुरा, तक्षशिला, बनारस, ये क्या है, अलग अलग वस्तुओं के अलग अलग केंद्र हुआ करते थे। साउथ में मदुरई था, अरिकमेडु था, यहां पर अनेक वस्तुओं के उत्पादन की चर्चा मिलती है। दूसरा, इस काल में हमको आंतरिक रूप से व्यापारिक मार्गों की चर्चा मिलती है, व्यापारिक मार्गों की चर्चा मिलती है। आंतरिक रूप से हमको क्या है, व्यापारिक मार्गों की चर्चा मिलती है। इसमें से देखो एक दो मार्ग आपको पता होने चाहिए। एक सबसे महत्वपूर्ण मार्ग था जिसको हम उत्तरापथ कह सकते हैं, जो था ताम्रलिप्ति बंदरगाह बंगाल। ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति से ये जाता था राजगीर, राजगीर बिहार, बंगाल से बिहार, बिहार से पटना, पाटलिपुत्र, वही पाटलिपुत्र से मथुरा, और मथुरा से तक्षशिला, और तक्षशिला से आगे जाते थे काबुल। ठीक है, और ये काबुल से अंततः क्या है, सिल्क रूट में जाके मिल जाता था, सिल्क रूट में मिल जाता था। इसको हम कह रहे हैं उत्तरापथ। ठीक है, तो देखो एक उत्तरापथ व्यापारिक मार्ग की हमको चर्चा मिलती है। एक दक्षिणापथ था जो मथुरा, उज्जैन, भड़ोच, सोपारा होते हुए साउथ में जाता था। साउथ में मदुरई बंदरगाह था, अरिकमेडु बंदरगाह था, ये दो मेन बंदरगाह इस काल के हुए करते थे। तो ऐसे अलग अलग भारत में हमको अलग अलग क्या है, व्यापारिक मार्गों की चर्चा मिलती है। तो देखो आंतरिक व्यापार भी अपनी संपन्नता की ओर था। थोड़ा सा बाह्य व्यापार की चर्चा करते हैं। तो देखो बाह्य व्यापार की यदि चर्चा करें तो इसमें देखो भारत और चीन के बीच व्यापार का उल्लेख मिलता है, भारत व चीन के बीच। ठीक है, और भारत और चीन के बीच क्या है, सिल्क रूट द्वारा व्यापार होता था, रेशम मार्ग, सिल्क रूट द्वारा व्यापार होता था। जल मार्ग द्वारा भी व्यापार होता था, जल मार्ग द्वारा व्यापार होता था। ठीक है, चीन से मुख्य रूप से हम क्या है, रेशम आयात करते थे, उसको सूती कपड़े और हाथी दांत ये सारी वस्तुओं का निर्यात करते थे। फिर दूसरा विदेश व्यापार में आपको दिखाई देगा, दूसरा मेन, एक तो चीन के साथ व्यापार हो रहा है और एक है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ भारत का मौर्य उत्तर काल में व्यापार होता है। मतलब आपका जावा, सुमात्रा, बाली, इन देशों के साथ भी भारत का व्यापार होता है। सोना, चांदी, तांबा, हाथी दांत वस्तुएं, ये सारी चीजें खरीदी। ठीक है, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यापार का हिस्सा है भारत व रोम के बीच, भारत व रोम के
बीच। और देखो भारत और रोम के बीच के व्यापार में बहुत विविधता है। बहुत दोनों जगह पर खुदाई में भारतीय वस्तुएं वहां पे रोम में पाई गई हैं और रोम की वस्तुएं भारत में पाई गई हैं, ठीक है ना। और ये देखो ये स्थल मार्ग से होता था, जल मार्ग से होता था, आयात निर्यात दोनों होते थे। रोम से निर्यात की जो प्रमुख मदें थी, निर्यात, इसमें हमको दिखाई देता है रेशमी व सूती वस्त्र, रेशमी व सूती वस्त्र, मसाले, हाथी दांत, और आयात करते थे हम सोना चांदी, मूंगा, ये इस टाइप से, ठीक है। और देखो भारत और व्यापार, भारत और रोम के बीच व्यापार, एक रोम का इतिहासकार है प्लिनी, प्लिनी, इस प्लिनी ने विलाप व्यक्त किया है कि रोम का पूरा पैसा भारत जा रहा है, रोम का पूरा सोना और चांदी भारत जा रहा है और रोम बर्बाद हुआ जा रहा है भारत से व्यापार के चक्कर में। क्यों? क्योंकि भारत प्लस में था, भारत निर्यात ज्यादा करता था, आयात बहुत कम करता था। भारत लग्जरी गुडों का निर्यात करता था, कहां? रोम की तरफ। बहुत डिमांड थी भारतीय सामान की। जैसे आज देख रहे हैं ना कि पूरा पैसा चीन की तरफ जा रहा है, चीन से व्यापार घाटा हमारा बहुत ज्यादा है इस समय। चीन से भी हम फायदे में हैं, रोम से भी हम फायदे में, पूरी दुनिया में भारतीय सामान जा रहा है और ये इसलिए हम इसको क्या है, व्यापारिक स्वर्णकाल कह रहे हैं। अब देखो बहुत ज्यादा डिटेल में तो अपन नहीं जा रहे हैं, अपने लिए बस इतना ही काम का है, ठीक है, कि इन सब कारणों से क्या है, भारतीय जो व्यापार वाणिज्य है वो अपने चरम बिंदु पर पहुंचता है, ठीक है। तो देखो व्यापार, आपने आर्थिक चर्चा देखी, आर्थिक चर्चा में आपको इतना याद रखना है कि कृषि के बारे में बताना है, शिल्प उद्योग के बारे में बताना है, शिल्प उद्योग के बाद व्यापार वाणिज्य के बारे में बताना है। ये तीन चीज ही है और तीन चीज ही इस काल को आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बनाती है, ठीक है। तो देखो ये मौर्य उत्तरकालीन आर्थिक व्यवस्था है। अब देखो हो सकता है इसमें क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि मौर्योत्तर कालीन की आर्थिक समृद्धि का कारण बताइए, मौर्योत्तर कालीन आर्थिक समृद्धि का कारण, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि एवं विकास का कारण। कारण क्या था कि क्यों इतना इकोनॉमिक ग्रोथ और इतनी हमको समृद्धि दिखाई देती है। तो देखो सबसे पहले इसका कारण बताएंगे राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण। अब देखो मौर्योत्तर काल में हमको कोई एक राजा नहीं मिलता है। मौर्योत्तर काल की विशेषता है कि यहां पर क्या है, राजनीतिक विकेंद्रीकरण है। मौर्योत्तर काल में राजनीतिक विकेंद्रीकरण है और हमको देसी शासक भी दिखाई देते हैं और विदेशी शासक भी दिखाई देते हैं। देसी और विदेशी दोनों टाइप के शासक दिखाई देते हैं। शक, कुषाण, हूण, इनका भी शासन दिखाई देता है। और शुंग, शुंग के बाद कण्व आए, कण्व के बाद सातवाहन आए, फिर वाकाटक है, फिर आभीर है, अलग अलग राजवंश है। तो देसी विदेशी दोनों राजवंश दिखाई देते हैं, लेकिन इन दोनों राजवंशों ने व्यापार वाणिज्य को मेन महत्ता दी। मतलब देखो इन्होंने क्या है, ऐसी कोशिश नहीं की कि व्यापार नष्ट हो। चाहे शासक देसी हो, विदेशी, उत्तर में हो चाहे दक्षिण में हो, सभी शासकों ने व्यापार वाणिज्य को पहली प्राथमिकता दी। रोम के साथ व्यापार होता है उसको तवज्जो दी जाती है, व्यापारियों को विशेष सुरक्षा दी जाती है। ऐसा नहीं कि राजा बदल गया तो व्यापारी को लूट लिया, नहीं, उनके सामान को सुरक्षा दी जाती है। क्योंकि देखो जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तब तक आर्थिक समृद्धि आ ही नहीं सकती। यदि आपका राजा ही लुटेरा है, राजा ही में समझ नहीं है, तो वो कैसे भाई? हो सकता है कोई राजा आ जाए वो श्रेणी संगठनों को नष्ट कर दे कि नहीं, श्रेणी कौन होती है अपने हिसाब से नियम कानून बनाने वाली, तुम हमारे अधीन हो, तुमको हमारे लिए काम करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी, तो फिर वो श्रेणी संगठन भी ढंग से काम नहीं कर पाता। तो यहां पर क्या है कि मौर्योत्तर काल के जितने शासक हैं सभी ने क्या है, व्यापार वाणिज्य को संरक्षण दिया, व्यापारियों को संरक्षण दिया, व्यापारिक मार्गों को संरक्षण दिया। जैसे रेशम मार्ग, उत्तरापथ दक्षिणापथ, जहां से मेन ट्रांसपोर्टेशन होता था उसकी सुरक्षा की गई ताकि लूट हिंसा ना हो, तभी तो व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा। तो एक तो क्या है, पॉलिटिकल कॉजेस था। मतलब देखो सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि एक राजा होगा तो बड़ा साम्राज्य होगा तो व्यापारिक समृद्धि आएगी, लेकिन इधर पे उल्टा है।
कोई एक राजा नहीं है, छोटे छोटे साम्राज्य, लेकिन उसके बाद भी व्यापारिक समृद्धि बनी हुई है। दूसरा है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण, आर्थिक कारण क्या है? विभिन्न प्रकार के सिक्कों का चलना, विभिन्न प्रकार के सिक्कों का चलना, ठीक है ना। मतलब सोने के सिक्के भी चल रहे हैं, चांदी के सिक्के भी चल रहे हैं, तांबे के सिक्के भी चल रहे हैं, और शीशे के सिक्के, सातवाहन शासकों ने तो शीशे के सिक्के चलाए। तो विनिमय, एक्सचेंज आसानी से हो गया ना। बहुत टाइप के सिक्के, इसके पहले तो सिक्के ही नहीं थे, वस्तु विनिमय होता था। वस्तु विनिमय जब तक होगा व्यापार वाणिज्य बढ़ ही नहीं सकता, तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों का चलन था। दूसरा यहां पर क्या है? ऋण बाजार, ऋण बाजार, वित्तीय बाजार यहां पर था। वही श्रेणी संगठन जो लोग थे ना, वो लोग लोगों को पैसा उधार भी दे रहे हैं, ऋण ले भी रहे हैं, ऋण दे भी रहे हैं, ब्याज पे पैसा लेन देन, वही बैंक का भूमिका थी। तो बैंक की भूमिका थी, तो लोगों के पास पैसा था। और एक कारण यह था, भारत में विभिन्न शिल्पी, विभिन्न शिल्पी मतलब क्या है? लोहे, सोने, चांदी, रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र, हाथी दांत के उद्योग थे। इन सब के कारण क्या है? वस्तुओं का उत्पादन हुआ, जिससे व्यापार वाणिज्य बढ़ा और आर्थिक समृद्धि आई। और एक और कारण आर्थिक बता देंगे, व्यापारिक मार्गों की सक्रियता, व्यापारिक मार्गों की सक्रियता, वही उत्तरापथ दक्षिणापथ, इनकी सुरक्षित मार्ग होते थे, तो व्यापार वाणिज्य इस पे फला फूला। और तीसरा कारण बताएंगे हम, सामाजिक कारण। सामाजिक कारण, देखो ये जो काल है, इस काल में भारतीय समाज में शांति थी थोड़ी सी। भारतीय समाज शांतिपूर्ण समाज का उदाहरण पेश करता है। अब देखो कितना विरोधाभास है। ये वो काल है जब भारतीय समाज में डायवर्सिटी सर्वाधिक थी। एक तो देखो, देसी तो थे ही, बौद्ध थे, ब्राह्मण थे, जैन थे, अजीवक थे, और भी अन्य मतों के अनुयायी थे। देसी तो थे ही, विदेशी लोग भी बाहर से आ रहे हैं, वो तो अलग ही है ना, उनका तो धर्म ही अलग है, उनका तो सब कुछ अलग है। कहते हिंद यवन आए हैं, शक आए हैं, हूण आए हैं, कुषाण आए हैं, पहलव आए हैं, अलग अलग विदेशी लोग भी आ रहे हैं। तो देखो, ये काल तो कायदे से होना चाहिए था लड़ाई दंगे का काल, लड़ाई दंगे का काल होना, क्योंकि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। लेकिन हुआ उल्टा। यहां पर क्या है? भारत, विदेशियों के आगमन का भारतीयों ने विरोध नहीं किया। ऐसा नहीं किया कि हम मूल निवासी, तुम भगो इधर से, ये देश हमारा, यहाँ पे मूल निवासी, हम फलाना ठिकाना, ऐसी कोई बात नहीं करी। ऐसा कोई नहीं कहा कि बौद्ध धर्म खतरे में है, ब्राह्मण धर्म खतरे में, देखो विदेशी आ गए हैं, वो सब खत्म कर देंगे, नहीं। इन्होंने थोड़ा सा क्या है, ब्रॉडर, और सबको अपने अंदर समाहित कर लिया। तो ये जो काल था, सामाजिक रूप से क्या है, एक समृद्धि का काल था, शांति व्यवस्था बनी रही थी, जिस कारण से क्या है, धार्मिक नियमों को लचीला बनाया गया। बता ना कि क्षत्रियों को शामिल कर लिया, व्रात्य क्षत्रिय कहलाया गया। तो सामाजिक और धार्मिक विधानों को लचीला बनाया गया और सबको समाज में समाहित कराया गया। और देखो, जब तक समाज में शांति नहीं रहेगी, तब तक आर्थिक, देखो आर्थिक उन्नति तो क्या है, बाई प्रोडक्ट है। पॉलिटिकल और सोशियो पहले है। यदि पॉलिटिकल और सोशियल ढंग का नहीं है, तो आर्थिक समृद्धि नहीं हो सकती है। सामाजिक शांति नहीं होगी, तब तक आर्थिक समृद्धि नहीं होगी। यदि आर्थिक समृद्धि है और सामाजिक अशांति नहीं, सामाजिक शांति नहीं है, तो आर्थिक समृद्धि ज्यादा दिन टिकेगी नहीं। आज आप पूरी दुनिया का उदाहरण देख सकते हो, जहां जहां सामाजिक अशांति है, वहां वहां आर्थिक प्रगति में भी वो नीचे है। यूरोप, अमेरिका, सोशल रूप से वहां पे इतना अनरेस्ट नहीं है, वो आर्थिक रूप से इकोनॉमिक पावर भी हमको दिखाई देता है। और एक चौथा कारण बता सकते हैं, भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण, देखो भौगोलिक कारणों में पहला कारण लिखना, मानसूनी हवाओं की खोज। देखो, समुद्र में क्या कहते हैं, पतवारों के माध्यम से जहाज, इतने बड़े बड़े जहाजों को चलाना बहुत कठिन होता है। लेकिन अब इनको चूंकि मानसूनी हवाओं की जानकारी मिल गई, और देखो भारत की स्थिति क्या है, हिंद महासागर के मध्य में है। हिंद महासागर के मध्य में है। लोकेशन बहुत बड़ी
समुद्र का जो व्यापारिक मार्ग है वो बीच में पड़ रहा है भारत उसके। मानसूनी हमें हमको मालूम है कि 6 महीने स्थल से जल की ओर और 6 महीने जल से स्थल की ओर चलती है। तो जब जल से स्थल की ओर चल रही तो बड़े बड़े जहाज उन्होंने कहा कि आसानी से वही कपड़े की पाल बांध दी और कुछ नहीं करना, हवा के दबाव से चले गए, भारत आ गए। यहाँ पे फिर रुके, थोड़े दिन सामान आमान लादा, सब कुछ किया। जब हवाओं की दिशा बदल गई फिर जहाज सैकड़ों की संख्या में क्या है वापस यूरोप और अफ्रीका की तरफ चल देते थे, तो आना जाना आसान हो गया। तो देखो ये सब कारण थे, इन सब कारणों से मौर्योत्तर काल में भारत में आर्थिक समृद्धि बनी रही। ठीक है, तो ये मौर्योत्तर काल की हमने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को देख लिया है। ठीक है, आगे इसमें अपन अब कल देखेंगे।